हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंतिमा कानपुर की रहने वाली थी, जिसकी शादी दिल्ली में रहने वाले एक रुपेश नाम के लड़के से हो जाती है। अंतिमा अपनी शादी से बहुत खुश थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, जिसके चलते 2 महीने के अंदर ही एक हादसे में उसके पति की मौत हो जाती है और वो विधवा हो जाती है, जिसका इल्जाम भी उसी के ऊपर आ जाता है। और उसकी सास अनुराधा उसे ताना मारते हुए कहती है, भगवान जाने पिछले जन्म में मैंने कौन से बुरे कर्म किए थे, जो मैं तेरी जैसी मनहूस लड़की को अपने घर की बहू बनाकर ले आई, जिसने 2 महीने में ही मेरे बेटे को खा लिया। माँ, ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरी क्या गलती है? जितना दुख आपको अपना बेटा खोने से है, उतना ही दुख मुझे भी है, क्योंकि मैंने अपना पति खोया है। आप मुझे ताना मारने से पहले एक बार तो जरा सोच कर देखिए। मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं सुनना है, मुझे बस इतना पता है कि इन सभी की जिम्मेदार तू है। ना मैंने अपने बेटे की शादी तुझसे करवाई होती, ना ही आज मेरे बेटे के साथ ऐसा होता। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। अपनी माँ अनुराधा और अपनी भाभी अंतिमा की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी नैना सुन रही होती है, जिसे सुनकर वो गुस्से में उनके पास आती है और चिल्लाते हुए कहती है, बस करिए आप लोगों को इस तरह दिन रात बहस करते हुए शर्म नहीं आती? जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, शायद ऐसा नहीं होना चाहिए। इस टाइम आप दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, और आप लोग हो कि एक दूसरे पर तानों की बरसात किए जा रहे हो। नैना, मैं माँ जी से बहस नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? जब ये मेरे ऊपर मेरे पति के मरने का इल्जाम लगाती है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं आपकी बातें समझ रही हूँ भाभी, लेकिन आप भी तो सोचिए, उन्होंने भी तो अपना जवान बेटा खोया है। मैं आप दोनों से बस इतना कह रही हूँ, एक दूसरे का साथ दीजिए। किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, और जो किस्मत में लिखा है उसे होने से भी कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर नैना वहाँ से चली जाती है। उसकी बात सुनकर अनुराधा और अंतिमा भी शांत हो जाते हैं। समय बीतता है। समय के साथ अंतिमा का दुख तो कम हो जाता है, लेकिन उसके विधवा होने की वजह से लोगों के ताने बंद नहीं होते। जो चीज उसकी ननद को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। एक रोज शाम के समय अपनी भाभी के साथ मार्केट से सब्जियां लेकर लौट रही होती है वो। तभी उसकी पड़ोसन कांता उन दोनों को रोकते हुए कहती है, कहाँ घूम रही है दोनों ननद भाभी? आंटी, अगर आपको कोई काम हो तो बोलो, वरना हमारे आगे से हटिए। हमें बहुत काम है। हमें आपकी उल्टी सीधी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारे घर वालों के साथ इतना कुछ हो गया, फिर भी जुबान तो ऐसे चलती है कि चाकू भी फेल कर दे। लगता है सब्जियां तुम्हारे घर में तुम्हारी जुबान से ही काटी जाती हैं, चाकू की तो जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। देखिए आंटी जी, मुझे पता है आपने हमें यहाँ ताने सुनाने के लिए ही रोका है, पर अब बस भी करिए। हम लोगों को ताने देना, परेशान करना, हमें आप परेशान मत कीजिए, क्योंकि हम पहले से ही परेशान हो रखे हैं। तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम बिल्कुल भी परेशान हो। तुम लोग तो अपने गम को भुलाकर इतने मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं है। और बुरा मत मानना अंतिमा बहू, लेकिन तुम्हें इस तरह से मार्केट में घूमते हुए देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हें अपने पति के जाने का जरा भी गम है। आंटी जी, तो आप क्या कहना चाहती हैं कि पूरे दिन कमरे में पड़ी रोती रहें, खुद भी जीना छोड़ दे, तब आपको पता चलेगा कि भाभी को दुख है? हाँ, तो कोई विधवा होकर ऐसे बन ठन के भी तो नहीं घूमता है ना, तेरी भाभी की तरह। हाँ? आंटी जी आप। नैना इतना कहकर जैसे ही अपनी पड़ोसन से लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ती है, तभी अंतिमा नैना का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए जबरदस्ती घर के अंदर लेकर चली जाती है और उसे बहुत समझाती है कि वो दोबारा पड़ोसियों की बातों पर ध्यान ना दे। लेकिन नैना को कांता की बात लग जाती है, जिसके बाद वो अपनी माँ को सारी बातें बताकर अपनी भाभी की दूसरी शादी की बात कहती है, जिसे सुनकर अनुराधा कहती है, नैना, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? अगर हम बहू की दूसरी शादी करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? माँ, लोग तो अभी भी भाभी को ताना मारते ही है ना, उनको जो करना है वो करेंगे। लेकिन अगर हम भाभी की शादी करवा देते हैं, शायद उन्हें लोगों के तानों से कुछ राहत मिल जाए, और हम कोई ऐसा लड़का ढूंढेंगे जो हमारे साथ हमारे घर में रह सके, ताकि भाई की कमी पूरी हो जाए। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे लिए विधवा थी और विधवा ही रहेगी। बाकी इसको जो करना है वो कर सकती है। अनुराधा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है
और उसकी बात सुनकर नैना बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। समय बीतता है। समय के साथ वो दीपक नाम का एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर अपनी भाभी की शादी करवा देती है और कुछ दिनों के लिए उन्हें घर से कहीं दूर भेज देती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज नैना हॉल में बैठी किताब पढ़ रही होती है कि तभी दीपक और अंतिमा घर लौट कर आते हैं और अंतिमा अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ जाती है। तभी नैना उससे कहती है, क्या हुआ भाभी, आप ऐसे सर पकड़कर क्यों बैठी हुई है? मैंने तो सोचा आप घूम कर आएंगी तो बहुत खुश होंगी, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। बात ये है नैना कि खुशी मेरे जीवन में है ही नहीं, इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। पहली शादी हुई तो विधवा का टैग लग गया और अब जब दूसरी शादी हुई तो पति सन्यासी निकला। पहले पति ना था और अब जब पति है तो वो होकर भी नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? सही कह रही हूँ। शादी के बाद पता नहीं इनका क्या मन बदला, इन्होंने संन्यास लेने का फैसला ले लिया। बड़ी मुश्किल से मैं इन्हें घर वापस लाई हूँ। भाई ये सब क्या है? आपको कब से संन्यास लेने का भूत चढ़ गया? आप तो कह रहे थे आप मेरी भाभी को बहुत खुश रखेंगे। अब अगर लोगों को ये पता चलेगा तो क्या सोचेंगे? नैना, अब मैं तुम्हें क्या बोलूं? थोड़े ही दिन पहले मैं एक आश्रम में गया था। उनका जीवन देखकर मेरे भी मन में संन्यास लेने का विचार आया और मैंने संन्यास ले लिया। सभी मोह माया को त्याग दिया और मैं बहुत खुश भी हूँ। सुन रही हो ना? अब जब लोग सुनेंगे कि मेरा दूसरा पति सन्यासी हो गया तो पहले तो विधवा का ताना मारते ही थे, अब विधवा बहू का सन्यासी पति होने का ताना भी मारेंगे। मुझे थोड़ा सा जहर दे दो, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। अंतिमा, नैना और दीपक की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी अनुराधा सुन रही होती है, जिसे सुनकर वो उनके पास आती है और हंसते हुए कहती है, देखा, इसे कहते हैं भगवान का इंसाफ। बिना मेरे आशीर्वाद के तूने अपनी भाभी की शादी करवाई थी ना? देख, अब ये शादी होने के बाद और पति होने के बाद भी विधवा ही है। और ये बिल्कुल सही कह रही है कि लोग अभी तक इसे सिर्फ विधवा ही बोल रहे थे, अब विधवा बहू का सन्यासी पति बोलकर इसका मजाक उड़ाएंगे। अब तो किस किस से लड़ेगी? आप लोग मेरे सन्यासी होने की बात को क्यों इतना बढ़ा रहे हैं? मेरा जीवन है, मैं जैसे मर्जी जी सकता हूँ। दीपक भाई, तुम तो चुप ही रहो। और माँ, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आखिर भाभी से आपको इतनी परेशानी क्यों है जो आप उनकी हर परेशानी का मजाक बना रही हैं? जिसका मजाक किस्मत ने बना दिया हो उसका मैं क्या मजाक बनाऊंगी? अब तो मेरी बहू बस सन्यासी पति होने का ताना सुनने के लिए तैयार रहे, क्योंकि ये बातें ज्यादा दिन के लिए नहीं छिपती हैं। अनुराधा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसकी बात से दुखी होकर अंतिमा भी अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह के समय सभी लोग मंदिर में पूजा कर रहे होते हैं। तभी दीपक जोगियों के कपड़े पहने, हाथों में रुद्राक्ष की माला लिए सीढ़ियों से नीचे आता है और बाहर की ओर जाने लगता है। तभी अंतिमा वहाँ आती है और उसे रोकते हुए कहती है, ये क्या हुलिया बनाया हुआ है आपने? आप ऐसे ऑफिस जाएंगे? ऑफिस कौन जा रहा है? मैं तो उसी आश्रम में जा रहा हूँ जहाँ से मेरे मन में संन्यास लेने की भावना उत्पन्न हुई। जब मैंने संन्यास ले ही लिया है तो सन्यासी का रूप धारण करने में क्या परेशानी है? इसलिए आप लोग मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं अपनी दुनिया में चलता हूँ, इस मोह माया से दूर। दीपक इतना कहकर उन्हीं जोगियों के कपड़ों में घर से बाहर निकल जाता है और फिर कभी दोबारा लौट कर नहीं आता, जिससे उसके पति के सन्यासी होने की खबर पूरे मोहल्ले में फैल जाती है और सभी उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। इस तरह से अंतिमा के जीवन के साथ साथ उसकी शादी का भी मजाक बनकर रह जाता है, जिसके बाद से उसे अपनी पूरी जिंदगी एक विधवा बहू बनकर ही गुजारनी पड़ती है। पीहू अपनी चचेरी बहन मानवी के ससुराल में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आई हुई थी। उसके ससुराल में मानवी का पति विराट बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। पीहू जब से वहाँ आई थी वो अपने जीजू पर पूरी तरह से लट्टू थी। ऐसे ही एक सुबह मानवी पीहू से कहती है, पीहू जरा इधर आ। हाँ दीदी, बोलो ना क्या हुआ? मेरे हाथ में आटा लगा है तो तू अपने जीजू को चाय दे दे। जब तक उन्हें चाय नहीं मिलेगी ना तब तक वो उठने से रहे। कोई बात नहीं दीदी, मैं कर देती हूँ। पीहू चाय छन्नी से चाय छानती है और अपने जीजू को देने के लिए चली जाती है। साथ ही उनके कमरे में पहुंचकर चाय को बेड के साइड टेबल पर रख देती है और बड़े ही प्यार से अपने जीजू के सर पर हाथ फेरते हुए वो मन ही मन कहती है, हाय, सोते हुए कितने प्यारे लगते हैं।
दिल तो कर रहा है कि ऐसे ही निहारती रहूं आपको। तभी विराट नींद में करवट लेता है और पीहू का हाथ पकड़ लेता है, साथ ही आंखें बंद करके कहता है, तुम्हारे हाथ को जब भी पकड़ता हूँ ना, ऐसा लगता है जैसे जन्म जन्म तक साथ रहेंगे हम दोनों। पीहू, तुम यार मुझे माफ करना, मुझे लगा मानवी है। ओ कम ऑन जीजू, इट्स ओके। हाँ, इतना ओवर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे सच में नहीं पता था कि तुम हो। ओफो जीजू, वो सुना नहीं है क्या आपने? साली आधी घरवाली होती है। मुझसे दूर रहो तुम, मुझे तुम ठीक लड़की नहीं लगती हो। अच्छा जी, ठीक है, गुस्सा मत करो। अब दीदी ने चाय भेजी है तो इसको पी लेना। ठीक है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और पीहू को विराट ही बाइक से कॉलेज ले जाया करता और फिर वहाँ से घर भी लेने के लिए आया करता। ऐसे ही एक शाम अचानक से बारिश होने लगती है और पीहू विराट दोनों भीग जाते हैं। खुद को बारिश से बचाने के लिए दोनों एक बस स्टॉप पर रुकते हैं। तभी पीहू विराट से कहती है, अरे जीजू, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, बस थोड़ा सा ओपन माइंडेड हूँ। प्लीज आप मुझे गलत मत समझो। अच्छा ठीक है, अब तुम ज्यादा मत सोचो। इस तरह वो दोनों एक दूसरे से वहीं खड़े होकर बातें करते रहते हैं। ऐसे ही हर रोज की तरह पीहू को विराट लेने आता है। पीहू अपनी दोस्त मीनू के साथ कॉलेज से बाहर आती है और दोनों एक दूसरे से कुछ देर तक बातें करती रहती हैं। तभी पीहू विराट से बोलती है, जीजू आज क्लब चले? वो मेरी दोस्त मीनू का बर्थडे है और उसका बहुत मन है कि आप भी हमारे साथ चलो। नहीं, घर चलो अभी, तुम्हारी दीदी गुस्सा होगी बहुत। प्लीज जीजू चलो ना। हाँ जीजू चलो ना प्लीज। विराट उनके कहने पर चला जाता है। सभी लोग वहाँ डांस करते हैं और थोड़ी बहुत ड्रिंक भी करते हैं। विराट बहुत ही ज्यादा नशे में हो जाता है। ऐसे में पीहू उसके करीब आने की कोशिश करती है। कुछ ही देर के बाद दोनों घर आ जाते हैं। विराट को पीहू का बर्ताव अपने प्रति कुछ ठीक नहीं लगता, जिसके चलते वो उससे बातें करनी कम कर देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जब मानवी मार्केट में सब्जियां लेने के लिए गई होती है और विराट अपने कमरे में आराम कर रहा होता है, तो मौके का फायदा उठाकर पीहू विराट के कमरे में आती है और उससे कहती है, हाय मेरे प्यारे जीजू। बोलो, कुछ काम ही होगा। अरे आपसे तो जिंदगी भर का काम है मुझे। मतलब ये कि मुझे आपसे प्यार हो गया है और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। पागल हो क्या? मैं शादीशुदा हूँ और मानवी से प्यार करता हूँ और बहुत हो गया तुम्हारा। अब मैं तुम्हारी बहन को तुम्हारी सारी बातें बता दूंगा। हाँ हाँ जाओ, मगर रुको तो, ये देखते जाओ। पीहू विराट को फोन में उन दोनों की कुछ पर्सनल पिक्चर्स दिखाती हैं। पिक्चर्स और वीडियोस को देखकर विराट के होश उड़ जाते हैं और वो पीहू से कहता है, ये सब क्या है? और ये वीडियोस और पिक्स ये कब की हैं? आपको तो याद नहीं होगा, तो फिर मैं ही बता देती हूँ सब कुछ। क्लब में विराट बहुत ज्यादा ही नशे में था, जिसकी वजह से वो अपने होश खो बैठा था। तभी मौके का फायदा उठाकर पीहू उसको कमरे में ले जाती है और उसके साथ कुछ पर्सनल पिक्चर्स और वीडियो बना लेती है और पीहू विराट से कहती है, अब तो याद आ गया होगा जीजू कि कैसे और क्या किया मैंने। अरे तुम चाहती क्या हो? ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको मुझसे शादी करनी होगी, वरना सबको मैं ये बोल दूंगी कि आपने मेरे साथ नाजायज रिश्ता रखा। क्यों मेरा घर तोड़ने में लगी हो? और हाँ, मैं शादी नहीं करने वाला, जो मन में आए कर लेना, समझी? विराट उससे शादी करने के लिए मना कर देता है और ये सुनकर पीहू गुस्से से लाल पीली हो जाती है। ऐसे ही आए दिन पीहू विराट को शादी के लिए फोर्स करने लगती है। एक दिन विराट बड़ा ही उदास होकर अपने कमरे में बैठ जाता है। तभी वहाँ उसके पास मानवी आती है और अपने पति से कहती है, क्या हुआ है आपको? देख रही हूँ कुछ दिनों से आप काफी परेशान हैं। नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ तो जरूर है, आप बता नहीं रहे हैं। अरे बोल दिया ना एक बार, कोई बात नहीं है, अब जाओ तुम यहाँ से। नहीं, कोई बात तो जरूर है, तभी आप मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं, वरना आज तक आपने कभी मुझसे इस तरह से बात नहीं की। हाँ है कोई बात, पर मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। मानवी रोते हुए वहाँ से चली जाती है और इसी तरह मानवी और विराट की शादी की सालगिरह का दिन आता है। विराट सारी तैयारियों को बहुत ही अच्छे से कर देता है। हर तरफ मेहमानों की भीड़ लगी होती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ मानवी और विराट भी आते हैं।
साथ ही केक कटिंग करके एक दूसरे को केक खिलाते हैं कि तभी अचानक वहाँ लाइट चली जाती है और एक प्रोजेक्टर ऑन होता है जहाँ विराट पीहू के पिक्चर्स अपने आप चेंज होती रहती हैं और सारे रिश्तेदारों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिसके बाद लाइट्स ऑन होती है और तभी पीहू रोते हुए मानवी के पास जाकर उससे कहती है, दीदी मैं आपको सब कुछ सच सच बताना चाहती थी, मगर जीजू ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ये सब किया तो वो मुझे कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेंगे। तुम कुछ कहना चाहोगे विराट? मैं कुछ कहने सुनने लायक नहीं हूँ। आप सबको जो मंजूर है वही करो मेरे साथ। सजा तो मिलेगी मगर विराट को नहीं, तुम्हें पीहू। अरे डायन भी 100 घर छोड़कर वार करती है और तुम तो अपनी बहन का घर उजाड़ रही हो। इतना बोलने के बाद अचानक फिर से लाइट ऑफ हो जाती है और फिर प्रोजेक्टर ऑन होता है जिसमें एक वीडियो दिखाई देता है जहां विराट पीहू से कहता है, प्लीज ये सब मत करो, मेरा घर टूटने से बचा लो। जो गलती मैंने की ही नहीं, तुम उसकी सजा मुझे क्यों दे रही हो? बेबी प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है और मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें पाने के लिए मुझे इन वीडियो और इन पिक्चर्स का सहारा लेना पड़ा। सभी लोगों को पीहू की सच्चाई पता लग जाती है। तभी मानवी पीहू को जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोलती है, आज के बाद मेरे घर या पति से कोई मतलब नहीं रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे वो तो अच्छा था कि मुझे विराट पर शक हुआ कि ये इतना उदास क्यों रहने लगे थे, इसलिए मैंने इन पर नजर रखी और तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ गई। पीहू शर्मिंदा होकर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और इस तरह मानवी की सूझबूझ से उसकी शादीशुदा जिंदगी खराब होने से बच जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये नई कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसने अपने पति को बचाने के लिए कुछ ऐसा किया हो? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।